बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने एम्फोटेरिक डिटर्जेंट्स के बारे में पढ़ा था और आज का लेक्चर जो है वो नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट्स या डिटर्जेंट्स के बारे में है। और इसके साथ साथ हम जो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स हैं डिटर्जेंट्स के उनको भी ब्रीफली डिस्कस करेंगे। तो ये फोर्थ या लास्ट टाइप है नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट्स, जो हमने डिटर्जेंट्स की टाइप पढ़ना शुरू की थी। और नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट्स, फ्रॉम नेम इट्स क्लियर कि इनके ऊपर किसी किस्म का कोई चार्ज नहीं होता, तो ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। सो इनके हाइड्रोफिलिक ग्रुप के ऊपर, जो सो कॉल्ड हाइड्रोफिलिक ग्रुप है, उसके ऊपर किसी किस्म का पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज नहीं है। और ये पीएच जो है, डिफरेंट पीएच के ऊपर जो है वो नॉन आयनिक करेक्टर ही शो कर रहे होते हैं। सो इनकी जो डिटर्जेंट एप्लीकेशंस हैं वो उस वक्त ज़्यादा बेहतर तौर पर ज़्यादा उनकी वाइड एप्लीकेशंस हैं जब उनको हम एनानिक सर्फेक्टेंट्स के साथ कंबाइन करते हैं। सो एनानिक सर्फेक्टेंट्स और नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट्स जो हैं, इन कॉम्बिनेशन जब इस्तेमाल किए जाते हैं तो ख़ास तौर पे ये ऑयल के स्पॉट्स हैं या जो इसी तरह के कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के स्पॉट्स हैं, उनको बेहतर तौर पर रिमूव करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। चूँकि इनकी फोमिंग कैरेक्टरिस्टिक्स को बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, तो ये बहुत सारी एप्लीकेशंस के लिए ज़्यादा बेहतर तौर पर इस्तेमाल होते हैं। बहुत ज़्यादा हाईली फोमिंग सब्सटेंसेस ये नहीं होते हैं। इसके साथ-साथ जो नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट्स हैं, चूँकि इनके ऊपर किसी किस्म का कोई पॉज़िटिव या नेगेटिव चार्ज नहीं है, तो लिहाज़ा ये हार्ड वाटर जिसके अंदर कैल्शियम, मैग्नीशियम या इससे रिलेटेड दूसरे मेटल आयन्स होते हैं, उनके अंदर ये इनकी डिटर्जेंसी जो है वो डिस्टर्ब नहीं होती। ठीक है जी। सो दे डू नॉट इंटरेक्ट विद कैल्शियम, मैग्नीशियम इन हार्ड वाटर। ऑफ कोर्स डिटर्जेंट्स जितने भी हैं, वो हार्ड वाटर के अंदर उनका एक्शन सोप के मुकाबले में तो बहुत बेहतर होता है। लेकिन चूंकि हाइड्रोफिलिक हेड जो है वो पोलर है, तो देर इज माइट चांस कि वो कैल्शियम या मैग्नीशियम के साथ इंटरेक्शन शो कर सकता है। लेकिन अगर वो हाइड्रोफिलिक हेड नॉन पोलर इन नेचर है, तो उसका इंटरेक्शन जो है वो और कम हो जाएगा कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ। ठीक है जी। सो इसी वजह से दे प्रेफर किए जाते हैं क्लीनिंग एप्लीकेशन के लिए जब हम इनको एनानिक सर्फेक्टेंट्स के साथ कंबाइन करते हैं। ठीक है जी। सो इनका डुअल एक्शन है, मल्टीपर्पज क्लीनर्स हैं, और ख़ास तौर पर जो ऑयल्स वगैरह हैं उनको रिमूव करने के या उनके स्पॉट्स को रिमूव करने के लिए या उनको एमल्सिफाई करने के लिए नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट्स जो हैं वो प्रेफर किए जाते हैं। द थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको मैंने ऑलरेडी बताया कि जो नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट्स या डिटर्जेंट्स हैं, ये नॉन फोमिंग है या लो फोमिंग है। तो ये भी इन्वायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अक्सर केसेस में जो सीवेज वाटर है उसके अंदर डिटर्जेंट्स की प्रेजेंस जो है वो बहुत ज़्यादा फोमिंग क्रिएट करती है और उनकी ट्रीटमेंट में मसाइल पैदा करती है। यानी कि अगर ऐसा वाटर, सीवेज वाटर जिसके अंदर फोमिंग बहुत ज़्यादा हो रही है डिटर्जेंट्स होने की वजह से, तो फिर उसको ट्रीट करना रिलेटिवली डिफिकल्ट होता है और बहुत सारे वहाँ से जो पोल्यूटेंट्स हैं वो प्रॉपरली ट्रीट नहीं हो पाते प्लांट्स के ऊपर, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स के ऊपर, और वो एज सच ही एनवायरनमेंट के अंदर दोबारा फिर से एक्सपोज किए जाते हैं। जबकि अगर हम डिटर्जेंट यूज कर रहे होंगे जिनकी फोमिंग कैरेक्टरिस्टिक्स कम होंगी, तो फिर सीवेज वाटर के अंदर वो ज्यादा बेहतर तौर पर ट्रीट हो सकेंगे और एनवायरनमेंट के अंदर उनके एक्सपोज होने के चांसेस कम होंगे। ठीक है जी। सो ये लो फॉर्मिंग डिटर्जेंट्स के अंदर इनको हम यूज करते हैं। स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से ये दो एग्जांपल्स मैंने आपके साथ शेयर की हैं। ये आप देख सकते हैं कि एक नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन टेल है। ठीक है जी। और फिर इसके साथ एक पोलर ग्रुप है जो इसके साथ यहाँ पे कंबाइंड। एक्चुअली जो नॉन आयनिक डिटर्जेंट्स हैं इनकी प्रिपरेशन दो चीज़ों से होते हैं। ठीक है जी। खास तौर पे जो एथॉक्साइड्स हैं या एपॉक्साइड्स जो हैं, उनका रिएक्शन करवाया जाता है फैटी अल्कोहल्स के साथ। जो लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन है उनको पहले अल्कोहल्स में कन्वर्ट किया जाता है। लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन्स को, चाहे वो सिंथेटिक रीजन से आ रही हो या चाहे वो नेचुरल रीजन से आ रही हो, तो फर्स्ट टारगेट इज कि उसको हम कन्वर्ट करें अल्कोहल्स के अंदर, फैटी अल्कोहल्स के अंदर। ठीक है जी। फैटी अल्कोहल्स का फिर आगे रिएक्शन एपॉक्साइड्स के साथ करवाएं, तो इसके नतीजे में जो कंपाउंड बनेंगे वो यूजुअली नॉन आयनिक डिटर्जेंट्स होंगे। खास तौर पे ये एक डाई एथिलीन ग्लाइकोल है, डोडिसाइल ईथर है, तो बेसिकली इनके अंदर ईथर फंक्शनैलिटी है। ये भी एक अल्काइल चेन है आर, और ये भी एक आर ग्रुप है, और ये देखें ईथर फंक्शनैलिटी यहाँ पर मौजूद है। ठीक है जी। तो इसको हम सो कॉल्ड इसका पोलर हेड कहते हैं, और ये पोलर हेड जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो फॉर्मेशन की कैपेसिटी या कैपेबिलिटी रखता है। ठीक है जी। और इसी तरह पेंट्रा एरिथ्राइल पामिटेट है। ठीक है जी। ये भी एक नॉन आयनिक डिटर्जेंट है। नीचे जो एग्जांपल है ये भी मैंने इंटरनेट से ही ली है, और ये आप देख सकते हैं कि ये आपके पास एक
ग्लिसरॉल फंक्शनैलिटी जो कि पोलर इंडीड है, और ये एक लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन है जो कि नॉन पोलर इन नेचर है। तो इनके ऊपर इलेक्ट्रिकली जो है कोई चार्ज नहीं है, लिहाजा ये डिफरेंट जो है ये वेरियस पीएच अगेंस्ट जो है ये स्टेबल ही रहते हैं, और फिर इनकी वर्किंग पीएच के अकॉर्डिंगली मुतासिर नहीं हो रही होती। ठीक है जी। जबकि एम्फोटेरिक डिटर्जेंट्स की जो क्लिनजिंग एबिलिटी है वो मुतासिर हो सकती है पीएच के अकॉर्डिंगली। सो पीएच सेंसिटिव है, मोस्टली दे आर पीएच सेंसिटिव, जैसे पिछले लेक्चर में बताया मैंने। Non-ionic surfactants, they account nearly 50% of surfactant production. ठीक है जी, excluding soap. Surfactants का nearly एक बहुत बड़ा पोर्शन जो है, proportion जो है नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट्स से रेलेवेंट है, खासतौर पे जो क्लेंजिंग एप्लीकेशन में या डिटर्जेंसी के लिए इस्तेमाल हो रहा है। आप लोगों ने पढ़ा था कि कीटाणुक डिटर्जेंट्स की डिटर्जेंट एप्लीकेशन बिल्कुल भी नहीं है, और इस वजह से उसके मुकाबले में नॉन आयनिक जो है ये इन कॉम्बिनेशन के साथ इस्तेमाल होते हैं। तो जहां पे हमें लो फोमिंग सर्फेक्टेंट्स रिक्वायर है, हम नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट्स को साथ इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी। सो ये एथोक्सालेट्स हैं, और दे आर मेड बाय कंडेंसिंग लॉन्ग चेन ऑफ फैटी अल्कोहल्स और हाइड्रोकार्बन। एक लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन अल्कोहल के साथ इसको कंबाइन करें, तो फिर इसके बाद नतीजे में हमारे पास नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट्स बढ़ते हैं। और लॉन्ग चेन जो है अल्कोहल्स की, ये नेचुरल भी हो सकती है और सिंथेटिक भी, आई हैव टोल्ड यू। बट अगरचे if they do not have any ionic group in their present, लेकिन they still have some sort of हाइड्रोफिलिक कंटेंट, जो कि ये एक हाइड्रोफिलिक कंटेंट मैंने आपको यहाँ पे दिखा। ठीक है जी। और इन्हीं के साथ जो है ये कैपेबल होते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटरेक्शन करने से, और यहीं से फिर जो है ये इंटरेक्ट कर रहे होते हैं समहाउ वाटर की सरफेस टेंशन को लोअर करने के लिए। ठीक है जी। नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट से जो सबसे इंपॉर्टेंट और रेलेवेंट टर्म है वो है क्लाउड पॉइंट फॉर्मेशन की। ठीक है जी। एक ऐसा टेम्परेचर जिसके ऊपर सर्फेक्टेंट जो है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर सर्फेक्टेंट जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्मेशन जो है वो इंक्रीज हो जाए। ठीक है जी। और ये फेस सेपरेशन की तरफ आना शुरू हो जाए, अलग होना शुरू हो जाए, इस पॉइंट को हम कहते हैं कि ये क्लाउड पॉइंट है। बेसिकली इट्स अ फेस सेपरेशन, और ये यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स है जो नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट से रेलेवेंट है। So at this point or at cloud point, surfactants begin to separate from its cleansing solution. ठीक है जी। इसको हम फेस सेपरेशन का नाम देते हैं। ठीक है जी। देखें, जितनी देर तक हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहती है, ये इन कांटेक्ट रहता है, लेकिन एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जब ये ब्रेक होना शुरू हो जाती है, तो फिर जनाब एट दिस पॉइंट ये अलग होना शुरू हो जाता है। ठीक है जी। खासतौर पर एजिटेशन करने से ये दोबारा फिर से सोल्यूशन का पॉइंट या पार्ट बन सकता है। ये जो क्लाउड पॉइंट है ये रेलेवेंट है डिटर्जेंसी के लिए या बेहतरीन डिटर्जेंट एप्लीकेशन हासिल करने के लिए। When this occur, the cleansing solution becomes cloudy. Of course क्लाउडी इसलिए होगा कि वो सेपरेशन होना शुरू हो जाएगी, और इस लिहाज से इंपॉर्टेंट है कि ये ऑप्टिमल या बेहतरीन डिटर्जेंसी जो है वो हमें ऑफर करता है। दो सूरत हाल है, कुछ ऐसे डिटर्जेंट जो कि नॉन या आप कह सकते हैं लो फोमिंग क्लींजर हैं, जिनका फोम कम बनता है, कम झाग पैदा करते हैं। ठीक है जी। वो ऑप्टिमल डिटर्जेंसी शो करते हैं क्लाउड पॉइंट के ऊपर। और कुछ डिटर्जेंट्स ऐसे नॉन आयनिक जो कि रिलेटिवली हायर फोमिंग कैरेक्टरिस्टिक्स रखते हैं। ठीक है जी। वो जस्ट बिलो द क्लाउड पॉइंट और एट द स्टार्ट ऑफ दिस क्लाउड पॉइंट वो डिटर्जेंट एप्लीकेशन जो शो करते हैं। मैकेनिकल एजिटेशन जो है वो फेस सेपरेशन को अवॉइड करती है। नॉन आयनिक डिटर्जेंट्स का इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ये है, बहुत सारे केसेस में जो क्लाउड पॉइंट है डिटर्जेंट्स का वो रूम टेम्परेचर पर ही है, और केसेस के अंदर जो है वो इसका टेम्परेचर जो है वो इससे हाई हो सकता है। ठीक है जी। कुछ के बहुत हाई हो सकता है एक्चुअली। जो क्लाउड पॉइंट है इससे हमें अंदाजा होता है कि जो डिटर्जेंट है वो क्लीनिंग एक्शन जो है किस टेम्परेचर पे परफॉर्म करेगा। बहुत सारी जगहों पर जहाँ पे एनर्जी ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, या हम एनर्जी को सेव करना चाहते हैं, तो हम चाहेंगे कि बगैर वाटर को वार्म किए हुए ही कोल्ड टेम्परेचर्स पर ही डिटर्जेंट एप्लीकेशन जो है ये परफॉर्म होना शुरू हो जाए। ठीक है जी। तो इसलिए इस एतबार से ये सूटेबल हैं नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट्स इनके क्लाउड पॉइंट के अकॉर्डिंगली, कि ये कोल्ड कंडीशंस के ऊपर ही डिटर्जेंट एप्लीकेशन ऑप्टिमली परफॉर्म कर देते हैं। तो इससे हमें जो है वो हॉट वाटर की ज़रूरत नहीं पड़ती, ख़ासतौर पे ऐसी जगहों पर जहाँ पे एनर्जी हमें ज़्यादा रिक्वायर होगी कोल्ड वाटर से हॉट वाटर के अंदर उसको कन्वर्ट करने के लिए हमें टेम्परेचर उसको देना पड़ेगा। और कुछ जगहों पर ऐसे जहाँ पे
नेचुरली टेम्परेचर जो है वो खासा कम है या कोल्ड है। तो ऐसे पॉइंट्स पे डिटर्जेंसी के लिए क्लाउड पॉइंट जो है ये इंपॉर्टेंट है। ये पर्टिकुलर वो टेम्परेचर जहाँ पे डिटर्जेंट एप्लीकेशन डिटर्जेंसी या डिटर्जेंट जो है वो परफॉर्मेंस जो है वो बेहतरीन होती है। ये टिपिकल हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म होते हैं सराउंडिंग वाटर मॉलिक्यूल के साथ नॉन आयनिक सफेक्टेंट्स के अंदर, और ये बिकॉज फ्रॉम देयर ईथर फंक्शनैलिटी दे आर डेवलपिंग सच सॉर्ट ऑफ इंटरेक्शन। इन सम फॉर्मुलेशंस दे आर बेटर emulsifier, ये ज्यादा अच्छे emulsifier हैं एनायनिक डिटर्जेंट्स के मुकाबले में एट अ वेरी सिमिलर कंसंट्रेशन, और दे आर लेस सॉल्युबल देन एनायनिक इन हॉट वाटर। ठीक है जी, हॉट वाटर के अंदर, और उसकी रीजन ये कि कोल्ड वाटर के अंदर ही ये ज़्यादा बेहतर सॉलिबिलिटी भी देते हैं और डिटर्जेंट एप्लीकेशंस भी प्रोड्यूस करते हैं, और उसके साथ साथ जो फोम बनता है वो भी कम होता है। दे आर एफिशिएंट रिमूविंग ऑयली और ऑर्गेनिक डर्ट। ऑयली और ऑर्गेनिक डर्ट के लिए एनानिक डिटर्जेंट्स के मुकाबले में ज़्यादा बेहतर है। डिपेंडिंग अपॉन द फाइबर, देखें फाइबर की एक या फैब्रिक की जो है वो एक एग्जांपल है। कुछ ऐसे फैब्रिक जिनको लो टेम्परेचर के ऊपर हमने वॉश करना हो तो वहां पे नॉन आयनिक डिटर्जेंट्स को यूज करेंगे, नंबर वन पॉइंट। ऐसे फैब्रिक जो कि हाई टेम्परेचर के ऊपर या वार्म वाटर के अंदर डैमेज हो सकते हैं, लिहाजा वहां पर नॉन आयनिक डिटर्जेंट बेहतर क्लेंजिंग एक्शन परफॉर्म कर रहे होंगे। सेकेंडली, हम वैसे ही वाटर अगर गर्म नहीं करना चाहते, हम एनर्जी बचाना चाहते हैं, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। हम चाहेंगे कि जनाब ये कोल्ड टेम्परेचर पे ही, रूम टेम्परेचर पे ही क्लेंजिंग एप्लीकेशन बेहतरीन परफॉर्म करें। ठीक है जी। और थर्ड, कुछ ऐसे कंट्रीज हैं या एनवायरनमेंट है जहाँ पे वाटर का टेम्परेचर ऑलरेडी खासा कम है या कोल्ड है, नॉर्मल टेम्परेचर के मुकाबले में 30 डिग्री 25 डिग्री सेंटीग्रेड से कम है, खासा कम है टेम्परेचर। तो वहाँ पे क्लीनिंग एप्लीकेशन परफॉर्म करना चाहते हैं विदाउट यूजिंग एनी एक्स्ट्रा एनर्जी, तो वहाँ पर ये हमारे लिए सूटेबल। They can be active in cold situation and are useful in countries which lack hot water supplies, and of course in developing countries where it is desired to lower the wash temperatures either to save energy or because of the type of fabric or cloth जो कि यूज कर रहे हैं। ठीक है जी। ये पाउडर्स के लिक्विड्स के अंदर, पाउडर्स के अंदर दोनों के सारे इस्तेमाल हो रहे होते हैं सर्फेक्टेंट्स। So they are having good cleansing application when they are combined with non-ionic detergents, खास तौर पे emulsion polymerization के लिए और इस तरह दूसरी एग्रोकेमिकल फॉर्मुलेशंस के लिए ये इस्तेमाल किए जा सकते हैं। और प्रिंसिपल एडवांटेज का ये कि तमाम पीएच के ऊपर इफेक्टिव है और कोल्ड टेम्परेचर्स के ऊपर इनको यूज किया जाता है। सो ये ज्यादा अच्छा एक्शन उनको इस वक्त होता है जब ये नॉन आयनिक डिटर्जेंट्स के साथ सुटेबल कॉम्बिनेशन में इस्तेमाल किए जा रहे होते हैं। So this is about non-ionic surfactants, how they actually work and what they are made of, and in combination they are used with non-ionic surfactants. Now some short comments about environmental impacts of detergents. सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जनाब डिटर्जेंट जो हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं ये इवेंचुअली जा कहाँ रहे हैं। बज़ाहिर तो ऐसा लगता है कि जैसे ही हम डिटर्जेंट को वॉश आउट करते हैं फैब्रिक से, शैम्पू से या जिस किसी भी स्किन से या कैसे भी हम इसको रिमूव करते हैं, वाटर एक्सेस बहाते हैं, तो ये क्लीनिंग एक्शन खत्म कर शायद ये खत्म हो गया, यानी किसने अपना क्लीनिंग एक्शन परफॉर्म किया फैब्रिक के ऊपर, स्किन के ऊपर या हेयर के ऊपर, और साथ ही खत्म हो गया। ऐसा नहीं है, बल्कि ये वॉश आउट होके दोबारा से सीवेज वाटर के अंदर, दोबारा से बल्कि ये वॉश आउट होके सीवेज वाटर के अंदर चला जाता है और वहां पर जाके एक्वेटिक लाइफ को बड़ा सीरियसली जो है वो डैमेज करता है। जो सोप्स हैं वो चूंकि नेचुरल रीजन से बनाए जाते हैं और वो एक नेचुरल ओरिजिन से बनने की वजह से वो बायोडिग्रेडेबल ज्यादा इजीली हैं एज कंपेयर टू डिटर्जेंट्स और सर्फेक्टेंट जो कि सिंथेटिक मीन से बन रहे हैं, और ये तमाम किस्म की जो एक्वेटिक लाइफ है उनके लिए पॉइजनस है। ठीक है जी। खास तौर पे जो इंक्रीजिंग यूज है डिटर्जेंट्स का, किस घर के अंदर ऐसा होगा डिटर्जेंट इस्तेमाल नहीं हो रहा होगा, तो जो वॉश आउट करते हैं वो सीवेज वाटर के अंदर जाता है, सीवेज वाटर के अंदर से जाता है तो फिर वहां पे फोम बनता है बहुत ज्यादा, और इस फोम बनने की वजह से, इस फोमिंग कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से सीवेज वाटर या वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में वहां पे फोम ज्यादा होने से वो प्रॉपरली ट्रीटमेंट नहीं हो पाती, और वो जितने भी टॉक्सिन्स या प्लूटेंट्स है उस दोबारा फिर से एनवायरनमेंट के अंदर चले जाते हैं, क्योंकि दे पास थ्रू और या दे एस्केप आउट फ्रॉम दिस वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। डिटर्जेंट्स अगर वाटर के अंदर होंगे तो खास तौर पे एक्वेटिक लाइफ के लिए बहुत ज्यादा डेंजरस होते हैं। ठीक है जी। और जब इनकी कंसेंट्रेशन 15 पार्ट्स पर बिलियन
या 15 ppm तक भी हो, एक्सक्यूज मी, ppm तक जब हम इसकी जिक्र कर रहे हैं, वन मोमेंट। सर्फेक्टेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इनकी कंसंट्रेशन जो है वो 15 ppm, क्या इवन अगर इनकी 2 ppm तक भी कंसंट्रेशन है या इससे भी लो है, तो ये उस वक्त इंतहाई डेंजरस जो कंसिडर किया जाता है। ये डिटर्जेंट्स करते क्या है, खासतौर पे जो प्रोटेक्टिव लेयर है म्यूकस की, जो कि फिश के इर्द गिर्द है, ठीक है जी, ये उसको प्रिवेंट करती है बहुत सारे पैरासाइट से, बैक्टीरिया से, और कोई ऐसे केमिकल्स जो कि वाटर के अंदर मौजूद है, ये फिश के अंदर नहीं जा सकते। तो जितनी देर तक म्यूकस की लेयर इंटैक्ट रहती है फिश के स्किन पर, उतनी देर तक कोई केमिकल अंदर दाखिल नहीं हो सकता। डिटर्जेंट्स क्या करते हैं, उस म्यूकस की लेयर को डैमेज करते हैं। जब म्यूकस की लेयर डैमेज होती है फिश के अंदर, फिश की सरफेस स्किन के ऊपर, तो फिर क्या होता है कि जो केमिकल वाटर के अंदर है वो फिश के अंदर जाना शुरू कर देते हैं, और फिर जनाब फिश जो है वो मरना शुरू कर देती है। डिटर्जेंट कंसंट्रेशन एज लो एज 5 ppm जो है ये फिश एग किल कर सकते हैं, और खास तौर पे जो रिप्रोडक्शन कैपेबिलिटीज हैं फिश की, उसको बड़ा सीरियसली डैमेज कर रहे होते हैं, ठीक है जी। तो ब्रीडिंग एबिलिटी जो है वो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स की कम करता है। इसके अलावा डिटर्जेंट्स दो काम करते हैं, एक तो ये कि वाटर की सरफेस टेंशन कम करते हैं, ठीक है जी, और उसके साथ साथ ये म्यूकस की लेयर को भी डैमेज कर रहे होते हैं। तो ऐसा क्या होता है कि जितने भी सारे केमिकल जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से गुजर कर नॉर्मल एक्वेटिक लाइफ तक पहुंचते हैं, जो खास तौर पे पेस्टिसाइड्स हैं या दूसरे रेजिड्यूज हैं या फिनोल्स हैं या दूसरे केमिकल्स हैं, वो फिश उनके एब्जॉर्ब कर लेती है। अब हो सकता है 2 ppm की कंसेंट्रेशन बहुत कम हो डिटर्जेंट्स की, वो फिश को डायरेक्टली डैमेज ना करे, लेकिन वो इनडायरेक्टली डैमेज ये करेगी कि वो वाटर के सरफेस टेंशन लोअर करेगी और म्यूकस की लेयर को डैमेज करेगी, जिससे फिश जो है उन केमिकल्स को एक्यूमुलेट करेगी, और ऐसे में फिर फिश की जो है वो लाइफ कम हो जाएगी और अल्टीमेटली मर जाएगी। ये एक्वेटिक लाइफ के साथ एसोसिएटेड एक मेजर प्रॉब्लम है जो कि डिटर्जेंट के साथ है, और ये जितने भी मॉडर्न एज डिटर्जेंट है सबके साथ ये इशू है। सेकेंडली, अब जो फॉस्फेट बेस्ड डिटर्जेंट्स हैं ये काफी हद तक बैन हो गए हैं, लेकिन स्टिल दे आर इन सम यूज इन डेवलपिंग कंट्रीज। लेकिन डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर फॉस्फेट बेस्ड डिटर्जेंट्स जो हैं इनका इस्तेमाल नहीं किया जाता। उसकी रीजन ये है कि जब हम फॉस्फेट बेस्ड डिटर्जेंट्स यूज करते हैं तो फॉस्फेट से वॉश आउट होके ये सिविल वाटर से होते हैं, और ये जब फ्रेश वाटर तक पहुंचते हैं तो ये एक न्यूट्रिएंट बन जाते हैं एल्गी की प्रोडक्शन के लिए या इस तरह के दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए। तो फॉस्फेट्स जो है और साथ में नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स, ये दोनों नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स और फॉस्फेट कंपाउंड ये एक न्यूट्रिएंट्स होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का। तो जब ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के न्यूट्रिएंट्स होते हैं तो ये एक्चुअली उनकी प्रोडक्शन को या उनकी ग्रोथ को बढ़ाते हैं। नतीजा क्या होता है कि उस वाटर के अंदर जो है फ्रेश वाटर के अंदर जो है ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो कम होना शुरू हो जाती है। तो ऑक्सीजन की सप्लाई कम होती है, ऑक्सीजन की अमाउंट कम होती है, तो डेफिनेटली जो एक्वेटिक लाइफ है उसको ऑक्सीजन चाहिए होती है, तो एक्वेटिक लाइफ की ग्रोथ मुतासिर होती है। सो ऐसे में उस एक पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ जो है वो तो बहुत तेजी से हो रही होती है, लेकिन साथ साथ ऑक्सीजन जो है वो डिप्लीट हो रही होती है, जो कि एक्वेटिक लाइफ को चाहिए होती है। तो इसलिए फॉस्फेट बेस्ड डिटर्जेंट जो है ये भी इंतहाई डेंजरस है। डेवलपिंग कंट्रीज में अभी भी इस्तेमाल हो रहे हैं कुछ हद तक, लेकिन डेवलप कंट्रीज के अंदर ये कम हो गया। ये एक बड़ी खास और एक बड़ी स्पीड से, बड़ी खास रफ्तार के साथ, ये तेज रफ्तार के साथ फॉस्फेट बेस्ड डिटर्जेंट जो है वो एल्गी की प्रोडक्शन को जो है वो बूस्ट कर रहे होते हैं, ठीक है जी। सो नाइट्रोजन और फास्फोरस ये बड़े इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं, और ये खासतौर पर डिश वॉशर्स के अंदर, डिटर्जेंट्स के अंदर जाते हैं, और ये फिर ये यूट्रिफिकेशन का प्रोसेस कॉज करते हैं, जो कि फ्रेश वाटर के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई को कम कर रहे हैं। So these are few of this environmental impact of detergents, and that's why they are damaging our environment. तो डिटर्जेंट्स का इस्तेमाल भी कम से कम हो, और ख़ास तौर पर ऐसे डिटर्जेंट्स हो जो कि लो फॉर्मिंग हो, और वो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से जो है वो उन केमिकल्स पे एस्केप आउट ना होने दें, इनको यूज़ करें। तो इवेंचुअली ये इमर्जेंट पोलूटेंट्स की लिस्ट के अंदर मौजूद हैं। इमर्जेंट पोलूटेंट्स की लिस्ट के अंदर इस तरह के जो डिटर्जेंट्स हैं ये डैमेज खुसूसी तौर पे कर रहे होते हैं एक्वेटिक लाइफ को। So that's it from my part. If you have any questions regarding these detergent parts, so you may put your queries. और हम कोई एक सेशन रखना चाहें
इंडिविजुअली भी और कलेक्टिवली तमाम लोग जिसके अंदर डिटर्जेंट्स को डिस्कस करना चाह रहे हो आप या सोप को डिस्कस करना चाह रहे हो तो हम वो सेशन रख सकते हैं. बट फ्रॉम नाउ इट्स दैट्स इट फ्रॉम माय पार्ट about the detergents and their applications or their environmental impacts. So that's it. If you have any queries or questions, just let me know, or I would be happy to answer. ठीक है जी. तो कोई भी आप टाइम रखना चाहें, कोई भी आप सेशन रखना चाहें, जूम के ऊपर हम एक मीटिंग रख लें और तमाम लोगों को हम कंबाइन कर लेंगे और जो जो उनकी क्वेरीज और क्वेश्चंस होंगे उनको हम आंसर करेंगे. कोई ऐसी चीज़ें जिसको हमने रिव्यू करना हो तो हम रिव्यू भी कर सकेंगे ताकि इसके अंदर कोई भी आपके जो क्वेरीज हैं वो उसको हम आंसर कर सकें. So that's it. Thank you so much. Allah Hafiz.